दोस्तों, अतुल सुभाष का नाम अभी तक आप सभी ने टीवी मीडिया या फिर सोशल मीडिया से सुन ही लिया होगा। यह नाम पिछले 3 दिनों से पूरे देश भर में फैल रहा है। मैं इसके ऊपर 2 दिन पहले ही वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मैं भीड़ में कहीं खोना नहीं चाहता था। इसलिए आज 2 दिनों के बाद मैं इस वीडियो को आपके सामने लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम आपको अतुल सुभाष के बारे में जो जरूरी बातें हैं वो तो बताएंगे ही, लेकिन साथ में यह बात भी हम आपको बताएंगे कि अपने भारत में किस तरह से विवाहित पुरुषों का लीगल जिनोसाइड किया जा रहा है। साथ ही हम यह भी आपको बताएंगे कि कैसे भारत का जुडिशियल सिस्टम एक हैरेसमेंट की तरह काम करता है। और अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि कानून सबके लिए बराबर है। यह लाइन कितना बड़ा धोखा है। तो चलिए इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार का रहने वाला अतुल सुभाष 34 साल का था और वह बेंगलुरु में AI टेक्नीशियन था। बेसिकली आप एक एडवांस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझ सकते हैं। साल 2019 में इसने अपनी शादी करनी चाहिए, जिसके लिए उसने एक मैट्रिमोनी साइट का हेल्प लिया और मैच मेकिंग के बाद साल 2019 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया से इसकी शादी हो गई। इसकी शादी के 1 साल के बाद ही एक बेटा हुआ और फिर दोनों पति पत्नी के बीच झगड़े होने शुरू हुए। यह झगड़ा पैसों के लिए होता था, क्योंकि अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया उससे हमेशा पैसों की डिमांड करती रहती थी। लेकिन एक समय के बाद जब अतुल सुभाष ने उसे पैसे देना बंद कर दिया, तब वह साल 2021 में बेंगलुरु छोड़कर अपने बेटे के साथ मायके जौनपुर आ गई और यहीं पर रहने लगी। जिसके बाद उसकी पत्नी उसके ऊपर एक के बाद एक कई झूठे केस लगा देती है, जिसमें दहेज उत्पीड़न से लेकर अप्राकृतिक सेक्स तक शामिल था। जिसके बाद अतुल सुभाष की एक लंबी कानूनी हैरेसमेंट शुरू हो जाता है और फिर फाइनली 9 दिसंबर 2024 को वह बेंगलुरु के मंजूनाथ लेआउट में उनके खुद के फ्लैट में खुद को खत्म कर देता है। लेकिन इससे पहले वह 1 घंटे से भी ज्यादा समय का अपना एक वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं और साथ ही 40 पन्नों का एक नोट भी लिखते हैं, जिसमें सब कुछ पॉइंट वाइज लिखा होता है कि पिछले 3 सालों में उसके साथ क्या क्या हुआ है। हर एक पन्ने के आखिर में उसका साइन और डेट लिखा हुआ है। और उस नोट में क्या लिखा हुआ था, आइए आपको वीडियो में आगे बताते हैं। अतुल सुभाष ने कहा कि मेरी पत्नी ने ये केस सेटल करने के लिए पहले 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जब इस 3 करोड़ रुपए की डिमांड के बारे में उन्होंने जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज को बताया, तो उन्होंने भी मेरी पत्नी का ही साथ दिया। अतुल ने कहा कि मैंने जज को बताया कि NCRB की रिपोर्ट बताती है कि देश में बहुत सारे पुरुष झूठे केस की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। तो पत्नी ने बीच में कहा कि तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते। इस पर जज हंस पड़ी और कहा कि ये केस झूठे ही होते हैं, तुम परिवार के बारे में सोचो और केस को सेटल करो। मैं केस को सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए लूंगी। अतुल ने बताया कि जब इस मामले को लेकर उसने सास निशा सिंघानिया से बात की, तो सास ने कहा कि तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया, मुझे लगा आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी। इस पर अतुल ने उन्हें जवाब दिया कि मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। जिसके बाद उसकी सास ने जवाब दिया कि तुम्हारा बाप पैसे देगा। पति के मरने के बाद सब पत्नी का होता है, तुम्हारे माँ बाप भी जल्दी मर जाएंगे, उसमें भी बहू का हिस्सा होता है। पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा। इसके बाद अतुल ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे लिए मर जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो पैसे मैं कमा रहा हूं उससे मैं अपने ही दुश्मन को बलवान बना रहा हूं। मेरा कमाया हुआ पैसा मुझे ही बर्बाद करने में लग रहा है। मेरे ही टैक्स के पैसे से ये अदालत, ये पुलिस और पूरा सिस्टम मुझे और मेरे परिवार और मेरे जैसे और भी लोगों को परेशान कर रहा है। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो ना पैसा रहेगा और ना ही मेरे माँ बाप और भाई को परेशान करने की कोई वजह होगी। अतुल ने यह भी कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे बेटे को मेरे माता पिता को दे दिया जाए। मेरी पत्नी के पास कोई वैल्यू नहीं है जो वह मेरे बेटे को दे पाए, यहाँ तक कि वो उसे पालने में भी सक्षम नहीं है। इसके अलावा मेरी पत्नी को मेरे मृत शरीर के आसपास भी नहीं आने दिया जाए। मेरी अस्थियों का विसर्जन तभी हो जब मुझे इस केस में न्याय मिले, नहीं तो मेरी अस्थियों को उसी कोर्ट के बाहर नाले में बहा दिया जाए।
अब हम आते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स पर कि इस मामले में किस तरह से कानून ही अतुल सुभाष का हत्यारा बन गया। अतुल सुभाष के अनुसार मेरी पत्नी ने ये केस सेटल करने के लिए पहले 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया। जब मैंने 3 करोड़ रुपए की डिमांड के बारे में जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज को बताया तो उन्होंने भी पत्नी का ही साथ दिया। अतुल ने कहा कि जज रीता कौशिक कोर्ट में करप्शन करती है। इनका पेशीदार माधव आम आदमी से 50 रुपए और बड़े लोगों से 500 से 1000 रुपए लेता है, तभी मन मुताबिक डेट मिलती है। जज रीता कौशिक रिश्वत लेकर फैसला देती है और उन्होंने इस केस को टालने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। अब अगर हम आपको दहेज प्रताड़ना कानून के बारे में बताएं तो भारतीय कानून में इसके तहत दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। इसके लिए इंडियन पीनल कोड की धारा 498A के तहत केस दर्ज किया जाता था। अब नए भारतीय न्याय संहिता में ये धारा 85 और 86 हो गया है। 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा था कि महिलाएं धारा 498 का उपयोग कर रही है। कोलकाता हाई कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया है कि धारा 498A का दुरुपयोग कर महिलाओं ने लीगल टेरर यानी कि कानूनी आतंक मचा रखा है। दहेज विरोधी कानून परेशान करने का हथियार बन रहा है। ये खुद सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऑब्जर्वेशन है जो सामने आ रहा है। पति और उसके परिवार को बेवजह परेशान किया जा रहा है। महिलाओं को हिंसा, दहेज उत्पीड़न से बचाने के लिए यह कानून था। कई बार अनुचित मांग पूरी कराने के लिए कानून का इस्तेमाल कर लिया जाता है। सभी मामलों पर टिप्पणी नहीं है, केवल दुरुपयोग पर चिंता है। देखिए, संभलकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस कानून को लेकर टिप्पणी की गई है, ये कहते हुए कि साहब सभी मामलों पर टिप्पणी नहीं है, लेकिन जहां दुरुपयोग है वहां पर चिंता है और चिंता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जता दी गई है। अब हम आपको अप्राकृतिक सेक्स के बारे में भी बता देते हैं कि भारतीय कानून इसके लिए क्या कहता है। कोई भी व्यक्ति किसी पुरुष, महिला या फिर जानवर के साथ अप्राकृतिक तौर से संबंध बनाता है तो उस पर धारा 377 लगाई जाती थी। यह एक अपराध है। इसमें 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। भारतीय कानून के मुताबिक पति पर रेप का आरोप नहीं लगाया जा सकता, इसीलिए कई बार अप्राकृतिक सेक्स के आरोप लगाए जाते हैं ताकि पति को बेल न मिल सके। केवल पेनिट्रेशन होना ही इस तरह के केस को साबित करने के लिए काफी होता है। अब आखिर में सबसे बड़ा झूठ, कानून सबके लिए बराबर है का सबसे बड़ा सच। अगर आप अपने पड़ोसियों से भी पूछेंगे कि क्या भारत में कानून सबके लिए बराबर है तो वह आपसे कहेंगे कि क्यों मजाक कर रहे हो, और कमोबेश यही जवाब हर किसी का होगा। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताते चलें कि दहेज प्रताड़ना में झूठा केस दर्ज कराने वालों पर कोई केस नहीं होता है। अभी के समय में ऐसा कोई कानून नहीं है जो इस मामले में झूठा केस दर्ज कराने वालों को सजा दिला सके। ऐसे में पीड़ित पुरुषों के पास सिविल रेमेडी और क्रिमिनल रेमेडी के 2 ही ऑप्शन बचते हैं। सिविल रेमेडी में पीड़ित पुरुष मुआवजे के लिए अपील कर सकते हैं। यह मुआवजा नकदी या कुछ और भी हो सकता है, यानी कि पीड़ित पुरुष को रुपये मिलते हैं या इसकी वजह से खोई हुई नौकरी या संपत्ति वापस मिल जाती है। और क्रिमिनल रेमेडी में झूठा केस दर्ज करवाने वालों के खिलाफ केस दर्ज तो किया जा सकता है, लेकिन यह विकल्प केस झूठा साबित होने के बाद ही खुलता है। केस झूठा साबित होने से पहले इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है और भारत में आपको ऐसे केसेस बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे। अब अतुल सुभाष ने जौनपुर फैमिली कोर्ट के सामने जिस एनसीआरबी डेटा के बारे में बोला था उसके अनुसार साल 2021 में देश भर में 1,64,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की थी। इसमें 81,000 से ज्यादा लोग विवाहित पुरुष थे और लगभग 28,000 विवाहित महिलाएं थी। एनसीआरबी की रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2021 में लगभग 33.2% पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं और 4.8% ने वैवाहिक समस्याओं की वजह से आत्महत्या की थी। अब अतुल सुभाष के केस में न्याय मिलता है कि नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि यह केस विवाहित पुरुषों की व्यथा के साथ जुडिशियल सिस्टम में फैले करप्शन पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बाकी इसके बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। आखिर में मशहूर पत्रकार अजीत भारती की कुछ बातें जो न्यायपालिका तक पहुंचनी चाहिए।
भारत में हर 9वें मिनट में एक पुरुष अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष द्वारा झूठे केस किए जाने के कारण आत्महत्या करता है। वर्ष में 64,000। मेरा सुझाव है कि ऐसे मामलों में पुरुषों के लिए कुछ सेफगार्ड बनाए जाए। महिला पक्ष की गवाही को अंतिम आधार ना माना जाए जब तक पूरा निर्णय ना हो जाए। पुरुष पक्ष से मेंटेनेंस आदि ना दिया जाए। यदि देना ही है तो उस नगर के जीवन स्तर के हिसाब से न्यूनतम पैसा मिले। मेंटेनेंस और एलिमनी में बराबरी और तार्किकता हो। पत्नी यदि कमाने योग्य है तो उसे कोई मेंटेनेंस ना दिया जाए। यदि बच्चा है तो स्थानीय जीवन स्तर के आधार पर मेंटेनेंस दिया जाए, ना कि पिता की कमाई के हिसाब से। मेंटेनेंस या एलिमनी के लिए एक समय सीमा हो। यह नहीं कि विवाह के 3 महीने बाद तलाक लेकर आधी प्रॉपर्टी या पैसा लूट लिया जाए। विवाह में बीते समय के अनुसार यदि साथ रह रहे हो तो प्रति वर्ष 5 वर्ष के चरण में संपत्ति का हिस्सा आनुपातिक रूप से आधा तक पहुंचे। यानी 25 वर्ष के बाद तलाक लेने पर आधा हिस्सा 20 वर्ष पर 40%, 10 वर्ष पर 20 और 5 वर्ष पर 10% आदि। लुटेरन पत्नियों से पतियों की नौकरी को बचाने के लिए कोर्ट अपनी सुनवाई की समय सीमा तय करे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर सुनवाई की संभावना रहे। पुरुषों पर होने वाले मानसिक प्रभाव को भी उतनी ही प्रधानता मिले जितनी महिलाओं को मिलती है। पति की नौकरी जाने की स्थिति में मेंटेनेंस केवल उसकी अचल संपत्ति के आधार पर हो, न कि इस बात पर कि वो आगे भी कमा सकता है। विवाह में पढ़ी लिखी पत्नी की यदि नौकरी नहीं है तो वह गृह कार्यों के माध्यम से घर में योगदान देती है। जब वह घर का हिस्सा ही नहीं है तो पत्नी का योगदान शून्य हो जाने के कारण उसे पति की कमाई से मेंटेनेंस पाने का कोई अधिकार नहीं, यदि वो स्वयं कमाने योग्य हो तो। और अंत में भारत में विवाह पूर्व कानूनी एग्रीमेंट को मान्यता दी जाए। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।